आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बंध बनता है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें हम मेनली दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक आयनिक बंध पढ़ेंगे और दूसरा संयोजी बंध पढ़ेंगे। आयनिक बंध में जैसे कि नाम से ये है कि यहाँ पर आयंस के बीच में रिएक्शन होता है। आयंस, आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ, आयन से मतलब क्या है। आयनिक बंध जो होता है जनरली एक धातु और एक अधातु के बीच में होता है, जैसे हमने धातु और अधातु के चैप्टर्स के बीच में पढ़ा है। तो जैसे सोडियम ले लेते हैं और हमने क्लोरीन ले लिया। अब हम ये जानते हैं, फिलहाल के लिए ये समझ लें कि हर कंपाउंड जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब हम इसका जानते हैं 2 8 1 होगा और इसका 2 8 7 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और सोडियम का 11 होता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें भी 8 हो जाएंगे, तो दोनों ही का भला हो जाएगा। तो इसमें जो होता है आयनिक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, स्थानांतरण से बनता है। और यहीं अगर हम संयोजी बंध की बात करें तो संयोजी बंध ये जो होता है ये जनरली अधातुओं के बीच में बनता है। जनरली मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन जनरली जो है ये संयोजी बंध ये अधातुओं के बीच में पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने क्लोरीन। इसमें क्लोरीन और तो क्लोरीन के पार्टिकल्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि क्लोरीन में 287 था, इसमें भी 287। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा और जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक, दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे कि तुम इसमें भी हो जाओ और इसमें भी हो जाओ। तो यहाँ पर तो इस तरीके के बने बंध को संयोजी बंध कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है इसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आयनिक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही होती है। तो यहाँ से एक और बात कि जो आयनिक बंध होते हैं वो संयोजी बंध से मजबूत होते हैं। मजबूत होने का ये मतलब है कि अगर कोई आयनिक बंध से कोई यौगिक बना हुआ है तो उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम जो रिएक्शन से जरूरी जुड़ी हुई है। जैसे हम कहीं बहुत जगह देखेंगे लिखा रहेगा H2O लिक्विड, लिखा रहेगा H2O गैस। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिक्विड, मतलब ये जो है ये द्रव अवस्था में है और ये गैस है। ऐसे ही लिखा रहेगा कॉपर, यस ये है मतलब सॉलिड, ये है ठोस। इसे लिखा रहेगा NaCl AQ, AQ का मतलब है अक्वस, अक्वस का मतलब जलीय, कि मतलब ये जो NaCl है ये जल में घुला हुआ है, यहाँ पे पानी है उसमें घुला हुआ है, इसलिए AQ लिख देंगे। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहला संयोजन रिएक्शन। संयोजन रिएक्शन इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जैसे ही नाम से हम पता कर सकते हैं कि संयोजन कॉम्बिनेशन मतलब कोई चीज़ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा। जिसे हम पहला एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। मैग्नीशियम को अगर हम हवा में से खुला छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो सफ़ेद कलर की पाउडर होती है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ
रिएक्शन करके सफ़ेद कलर का पाउडर बनाएगा, तो मैग्नीशियम होगा। 2-4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से मैग्नीशियम हमें सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें संयोजन रिएक्शन, अभी हमने देखा कि इसमें भी दोनों आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे थे। और यहाँ पर भी अब ये जो मैंने नीचे लिख रखा है, ये तो हम जानते हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, पहले ही देख चुके हैं। ये जो लिख रखा है मैंने क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम, ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे मतलब आ जाएगा क्विक लाइम किसे कहते हैं या सेलेक्ट लाइम किसे कहते हैं, तो ये पता होनी चाहिए। और ये दूसरी बात कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ है, अब इसमें हम पानी डाल दें, पानी डाल देंगे तो क्या होगा, आग है, आग जल रही है, पानी डाल दिया तो बुझ गया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी डाल देते हैं हम लोग चूने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम अगर कभी दीवारों पर पेंट वेंट सफ़ेदी जो करते हैं, वो अगर आपने देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम उसमें पहले पानी डाल देते हैं तो उसमें से कुछ बुलबुले निकलते हैं। वो क्या होती है, वो ऊष्मा निकल रही होती है, वो हीट निकल रही होती है। और फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसको हम लोग दीवारों पे पेंट कर देते हैं, दीवारों की सफ़ेदी कर देते हैं। अब हमें पता है इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और यही शाइनी हो जाता है, मतलब चमकीली जो सरफेस हो जाती है, हमें पेंट कर देते हैं या चूना लगा देते हैं तो सतह चमकने लगती है। वो एक्चुअली में यही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इन्वायरमेंट में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और वाटर जो होता है, वो इसमें से जो वाटर होता है, ये एक्चुअली में बुझा हुआ चूना, इसमें हम लोगों ने पानी ऑलरेडी डाल रखा है, तो ये वाटर जो है ये वेपराइज हो जाता है। अब हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ऊर्जा निकल रही है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें बाहर से हीट देने की पड़ती है, और कुछ में होती है जिसमें ऊर्जा निकलती है। रिएक्शन होता है, ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे ये नेचुरल गैस, मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, और यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। जैसे श्वसन, हम लोग जैसे कोई काम करते हैं तो हमें एनर्जी की कमी हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेना, जैसे दौड़ते हैं ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं हम लोग, इसलिए ताकि हमारी बॉडी और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो ये भी एक तरीके का क्या है, श्वसन भी एक तरीके का ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे साग सब्जियों का विघटन, ये एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड आ जाएंगे कि इसमें से कौन सी ऊष्माक्षेपी है, कौन सी नहीं है, तो ये पता होने चाहिए। और जो ये संयोजन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, इसमें ऊर्जा निकल रही है। तो संयोजन रिएक्शन जो होते हैं, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, सभी नहीं, ज़्यादातर जो होते हैं वो ऊष्माक्षेपी ही होते हैं। ज़्यादातर में ऊर्जा निकलती ही है, लेकिन सभी में नहीं। तो ये बात बैक ऑफ द माइंड बैठा लो कि जो संयोजन रिएक्शन होती हैं वो ज़्यादातर ऊष्माक्षेपी होती हैं। अब हम देखते हैं विघटन, नाम से ही जैसे क्लियर है कि विघटन मतलब टूट रहा होगा, तो इसमें एक जो है रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा उत्पादों में टूट जा रहा है। जैसे यहाँ पे, और यहाँ पर हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ये ऊष्मा शोषी लिखा हुआ है, हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ऊर्जा शोषित कर रहा है, इसको ऊष्मा से शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ज़्यादातर जो विघटन रिएक्शंस होते हैं वो ऊष्मा शोषी ही होते हैं, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर ऊष्मा शोषी होते हैं। अब ये रिएक्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पे क्या टूट रहा है, क्विक लाइम, पता होना चाहिए कि इसे क्विक लाइम कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना है ये। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, ये पता होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ पता होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, और जो मैं जिसमें नहीं भी कह रहा हूँ वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आज के टाइम पर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। अब हम लोग जिसमें बाहर से हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ रही है,
हीट देने की ज़रूरत पड़ रही है तब ये टूट जा रहे हैं। तब जो है रिएक्टेंट जो है यहाँ पर जैसे हम बाहर से हीट दे रहे हैं तो ये टूट रहा है। 3 उत्पाद में यहाँ टूट गया, 3 4 5, 2 3 4 5 कितने में भी टूट सकता है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन, जिसमें हम लोग बाहर से हीट देने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। अब ये रिएक्शन, ये तो हम सन में, जैसे फोटोग्राफी अगर फिल्मों में देखा होगा तो फोटोग्राफी जो करते हैं वो ज़्यादातर बाहर खुले उसमें बैठकर करते हैं, जहाँ पे सन की थोड़ी रोशनी आती रहती है। तो ऐसा इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी में, किस फोटोग्राफी में? ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें हम लोग इस रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। जहाँ पर प्रकाश की वजह से ये जैसे AgCl2 एक था, Ag और क्लोरीन में टूट गया, या AgBr2 था, सन की रोशनी में ये Ag और Br2 में टूट गया। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बाहर से तापमान दे रहे हैं और ये इसको एग्जाम्पल में क्यों ले लिया, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है। अगर NCERT में दिया हुआ है ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। इसमें ये रिलेटेड है कि ये भूरे रंग का होता है। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट दें तो वो टूट जाता है। टूटने का मतलब अपघटन रिएक्शन हो रहा है, और उसमें भूरे कलर की पहचान, भूरे कलर की वो निकलेगी, रंग निकलता है। तो भूरा कलर किसकी वजह से होता है? वो NO2 की वजह से होता है। अब हम देखेंगे विस्थापन रिएक्शन, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें नाम से ही क्लियर है कि कोई दूसरे को हटा के दूसरा आ जाएगा। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आयरन है, तो यहाँ पर क्या बन गया? फेरिक सल्फेट बन गया, और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। तो ये बेसिकली विस्थापन रिएक्शन हम लोगों ने पिछले सीरीज में देखा है। ये उस चीज़ से होते हैं, ये जो सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर कोई मेटल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोहा, ये जो आयरन होता है ये कॉपर से इस सीरीज में ऊपर होता है। कॉपर नीचे होता है, लोहा ऊपर होता है, आयरन ऊपर होता है। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर उसी में हम देखें कि Fe जो होता है मैग्नीशियम से नीचे होता है, तो ये मैग्नीशियम पे कम क्रियाशील हुआ। तो मैग्नीशियम पे कम क्रियाशील है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो विस्थापन रिएक्शन के लिए ये शर्त है कि ये जो है इससे ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, तभी ये उसको विस्थापित कर पाएगा। अगर कम क्रियाशील होगा तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए उसमें भी क्वेश्चन देखे गए द्विविस्थापन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, Na+ है, 2 टाइम्स है Na+, उसको देख लो, मतलब बैलेंस करेंगे तो। लेकिन हमें केवल ये ध्यान दें इसमें कि Na+ है और SO4 -2 है। तो अब यहाँ पर Ba+2 है और यहाँ पर Cl- है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये Na जो है ये Cl से जुड़ जा रहा है, और ये जो Ba है ये SO4 से जुड़ जा रहा है। तो मतलब यहाँ से आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो द्विविस्थापन रिएक्शंस की जो क्वालिटी है वो क्या है? आयनों का आदान प्रदान। क्वेश्चंस अभी आए थे रिसेंट एग्जाम में भी कि द्विविस्थापन रिएक्शन के मतलब कौन से गुण हैं। तो जो आयन का आदान प्रदान होता है वही एक्चुअली में द्विविस्थापन रिएक्शन होता है, कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये एक्चुअली में आयन एक्सचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अब मैंने ये क्यों लिखा है, यहाँ पर ये सॉलिड लिखा है। सॉलिड लिखने का मतलब है कि ये घुलेगा नहीं तो नीचे ऐसे जमा हो जाएगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन में नीचे कुछ जमा हो जाता है तो हम उसे निक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई भी सॉलिड फॉर्म में बन गया तो सॉलिड फॉर्म में बना है, अगर वो घुल ही जाता, मान लो चीनी पानी में डाले तो वो घुल गया, तो क्या वहाँ पे कुछ चीनी दिख रहा है? नहीं, चीनी जो है वो उसी में घुल गया है, तो वो घुल गया। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं घुलेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मान लीजिए रेत डाल दिया पानी में, तो नीचे जमा रह जाएगा। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग निक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये,
उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उपचयन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम से यहाँ पे क्लियर है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन जो होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कॉपर, और इसमें क्या ऑक्सीजन के साथ कॉपर ने रिएक्शन करके CO जुड़ बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे उपचयन कहेंगे। और जो अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे यही कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दोनों उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल, सेम एग्जांपल यहाँ पर ले लिए। जैसे यहाँ पर कॉपर था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर से तो ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब क्या कि कॉपर का अपचयन हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो गया है। इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे ZnO और CO ले लें, तो यहाँ पर Zn से, जिंक से तो ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलने को हम लोग क्या कह रहे थे, अपचयन, तो जिंक का अपचयन हो गया। लेकिन कॉपर में तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका उपचयन हो गया। इसका उपचयन नहीं, सॉरी, इसका ऑक्सीजन निकल गया तो ये अपचयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका उपचयन हो गया, इसका उपचयन हो गया। अब ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कैसा पूछा है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। जैसे ज़्यादातर तो क्वेश्चन आता है कि जंग लगना किस टाइप का उदाहरण है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, विघटन रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, तो उसमें हमें चूज करना है कि वो उपचयन, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, जैसे जंग लगना और विकृत गंधता, जिसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे हम लोग आयरन को ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन और जो नमी होती है एनवायरनमेंट में उससे रिएक्शन करके वहाँ पे ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। और रेंसिडिटी जो होती है, विकृत गंधता जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें कोई भी फैट होता है, जैसे तेलीय चीज़ कोई भी हो गया, फैट को हम ओसा कहते हैं हिंदी में, तो कोई भी तेलीय चीज़ हो जाती है तो ये ऑक्सीजन जो होती है एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब इसका उपचयन हो जाता है, तो इसमें बहुत ही ख़राब तरीके की स्मेल आती है। इसी को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चिप्स की जो पैकेट होती है उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि वो रेंसिड ना हो, मतलब वो इन्वायरमेंट के एयर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उसकी जो स्मेल है वो ख़राब ना हो जाए। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।